गुड आफ्टरनून लिसनर्स, मैं हूं आपका अपना आरजे सर्वज्ञ और आप सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 एफएम। आज हमारे साथ है एडवोकेट संगीता शर्मा मैडम, जो पिछले 15 सालों से काम कर रही हैं इन सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डीआरटी। वेलकम टू आवर इंटरव्यू मैडम। हाय। मैडम के बारे में बात करें तो मैम एक्सपर्ट है इन केसेस ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस, कॉर्पोरेट लॉज, डिवोर्स, लैंड एक्विजिशन केसेस, 138 चेक बाउंसिंग मैटर्स एंड मेनी मोर। मैम, आप पिछले दशक से पॉश अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। आप हमारे लिसनर्स को इसके बारे में क्या बेसिक नॉलेज दे सकते हैं? पॉश मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस 2013, ऐसा ये एक्ट है। 13 में ये एक्ट आया था क्योंकि हरासमेंट के केसेस उस समय बढ़ने लगे थे और विशाखा का एक बड़ा सिनेरियो उस समय हुआ था। तो तब से पॉश एक्ट वर्क प्लेस में जो औरतों के साथ जो हरासमेंट होती है उसके प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट आया था। ओके मैम। मैम, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में आप हमारे लिसनर्स को क्या बता सकते हैं? पॉश के अंडर 2 टाइप की कमेटी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और एक्सटर्नल कंप्लेंट कमेटी। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो कोई एक कंपनी या एक एम्प्लॉयर अपने वर्क प्लेस में अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए बनाते हैं। सेक्शन 4 ऑफ पॉश एक्ट के हिसाब से ये बनाई जाती है और इसमें 2/3 से ज़्यादा लेडीज़ का होना ज़रूरी है और एक जो है वो हायर पोजीशन की जो लेडी है वो इस कमेटी में होनी चाहिए। और ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है तो वो डील करती है प्रीमाइसेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनके साथ अगर कोई हरेसमेंट होती है तो वो डील करती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और जो एक्सटर्नल कंप्लेंट कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। तो 2 तरीके की इसमें होती है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इसी से ज़्यादा काम पड़ता है। मैम, पॉश कमेटी के पावर्स क्या होते हैं? क्या आप हमारे लिसनर्स को ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, एक सिविल कोर्ट को जितने पावर होते हैं वो पावर्स ये कमेटी के होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इज इक्वल टू सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में जिस तरह से ट्रायल चलता है, जिस तरीके से एविडेंस लिया जाता है या जिस तरीके से उस ट्रायल को एंटरटेन किया जाता है, सेम उसी तरीके से कमेटी में भी किया जाता है। जब उनके पास कोई कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट को सुनने का, एंटरटेन करने का, ट्रायल चलाने का, समन्स करने का, ऐसे जो सिविल कोर्ट के जो पावर्स हैं वो सारे पावर्स ऐसी कमेटी में होते हैं। बहुत ही इंसाइटफुल आंसर था मैडम। अगला क्वेश्चन मेरा है, पॉश कमेटी में कंप्लेंट करने के लिए क्या टाइम लिमिट होती है? देखिए, टाइम लिमिट हम अगर बात करें तो कभी कभी कैसे होता है कि इंसिडेंट्स की चेन होती है एक्चुअली। तो उसके हिसाब से जो लास्ट इंसिडेंट्स घटा हो वहां से 3 महीने के अंदर, लास्ट इंसिडेंट से 3 मंथ्स तक आपको ये कंप्लेंट आईसीसी कमेटी में करनी चाहिए, वो भी रिटर्न में करनी चाहिए। और अगर ऐसा है कि वो लेडी के साथ जो हुआ है उसका जो ट्रॉमा है वो उसमें से ना बाहर आ सके तो एज अ थर्ड पर्सन, एज अ फ्रेंड आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें आप काउंसिल कर सकते हैं कि नहीं आपको ये कंप्लेंट करनी चाहिए। और अगर फिर भी वो ना करे तो उनके बिहाफ पे आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंसाइटफुल आंसर था मैडम। उम्मीद करता हूं कि हमारे लिसनर्स को इसमें से कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो जिन्हें वो अपने लाइफ में अप्लाई कर सके। मैडम, आप विशाखा केस के बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या बता सकते हैं? वेल सर्वज्ञ, विशाखा बनाम राजस्थान 1997 ऐसा ये केस है जहाँ पे भवरी देवी नाम की एक समाज सेविका थी, उनके साथ हैरेसमेंट हुआ था। और नैना कपूर और साक्षी के नेतृत्व में बहुत सारी वुमेन्स ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया था। उस ट्रायल के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि जहाँ औरतें काम करती है मतलब वर्क प्लेस पे उनके साथ जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है और उनके साथ हरेसमेंट भी होती है। और जैसे आपको पता है हमारे संविधान ने हमें कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो इसमें आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन होता है। औरतों के 3 अधिकारों का वायलेशन किया जाता है और इसका परिणाम औरतों के करियर पे होता है। तो वहाँ पर ये केस स्टैंड हुआ और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस उस समय इशू किए जिसे आज भी विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ही ये 2013 का पॉश एक्ट आया और बहुत से लोग आईसीसी कमेटी को आज भी विशाखा कमेटी के नाम से संबोधित करते हैं। एक तरह से अगर मैं देखूं तो ये जो केस हुआ था भवरी देवी का, यानी जो विशाखा केस जो हुआ, तो ये एक मील का पत्थर साबित हुआ औरतों के लिए और उन्हें ये पॉश एक्ट के थ्रू एक प्लेटफॉर्म एक आईसीसी कमेटी का मिला जिससे कि वो अपनी हरेसमेंट को किसी प्लेटफॉर्म पे लाके अपने लिए जस्टिस ले सके।
बहुत ही इंसाइटफुल आंसर था मैडम। अगला क्वेश्चन मेरा है, मैडम पॉश एक्ट के अंडर कितने टाइप्स के हरासमेंट होते हैं? वेल हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल और बाकी जो आते हैं, जैसे अभी वर्बल में ऐसा हो गया कि आप भद्दे कमेंट पास कर रहे हैं किसके ड्रेसिंग को लेके, उसके बॉडी शेमिंग कर रहे हैं या उसको आप सेक्सुअल इंटेंशन देने वाले कुछ भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये वर्बल हो गया। नॉन वर्बल आप उनको इशारे कर रहे हैं, इशारे में बता रहे या कुछ पिक्चर्स उनको दिखा रहे हैं बिना बात किए, तो वो नॉन वर्बल में आता है। और फिजिकल बोले तो आप उनको टच कर रहे हैं या उनको अनकंफर्टेबल कर दे रहे हैं अपने प्रेजेंस से, अपने टच से, तो ये सब आता है। और उसके अलावा भी है, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क का जो उनका प्लेस है उसको उनके लिए अनकंफर्टेबल कर देना। कभी ऐसा है कि जो लेडी है उनका जो डेजिग्नेशन है उससे कम दर्जे का काम उन्हें देना, उन्हें परेशान करना, ये इंटेंशन की वो आपको कुछ सेक्सुअल प्लेजर्स दे, तो ये सब जो है इनको हम हरेसमेंट में, मतलब ये सारे एक्ट्स जो है वो अमाउंट्स टू बी हरेसमेंट, और उसके ही तहत कंप्लेंट की जा सकती है और उसके तहत ट्रायल चलाया जा सकता है। बहुत ही इंसाइटफुल आंसर था मैडम। उम्मीद करता हूँ कि कई जो फीमेल्स इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे उन तक आपकी ये आवाज़ पहुँचे। अगला मेरा क्वेश्चन है, मैडम पॉश केस में गिल्टी पाए जाने पर क्या पनिशमेंट मिलती है? वेल सर्वज्ञ, पॉश केस में ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो पॉश एक्ट है वो सिविल नेचर का आता है, यानी आईसीसी जो कमिटी है वो सिविल, मैंने आपको जैसे कहा था कि सिविल कोर्ट को जो पावर होते हैं वो कमिटी के होते हैं। तो ये सिविल मैटर, अगर जब हमारे पास कंप्लेंट आ रही है तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि सिविल नेचर है या क्रिमिनल नेचर है। अब हम ऐसा देख लेते हैं कि अगर क्रिमिनल नेचर में है जो हुई है घटना, वो तो विद इन 7 days जब हमें पता चला है हमें उसकी पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ती है, एफआईआर करना पड़ता है। और अगर वो सिविल नेचर में है तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रायल जो है वो कमेटी चलाती है, और इसमें एज अ पनिशमेंट ये हो सकता है, वो भी नेचर पे डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी आपने उसमें की गई है और कितना इंटेंशन उसका बुरा था, उस हिसाब से। और जो आपके पास रिकॉर्ड आया है, जो आपके पास एविडेंसेस आए हैं, उसके आधार पे तय किया जाता है। इसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जॉब जा सकता है या फिर आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, और जितना जितना ज़्यादा सीवियर आपका एक्ट होगा उतने हिसाब से आपको इसमें पनिशमेंट आती है। और जो पूरा जो ट्रायल हुआ रहता है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और वो अगर आप कहीं आगे की कंपनी में भी जा रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा बुरा साबित होता है, क्योंकि कंपनी अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई ट्रायल चला था तो कंपनी वो छुपा नहीं सकती है। ये तो फिर ऐसे लोगों को डरा के रखने वाली बात है मैडम। कोई भी इंसान 4 बार सोचेगा अब आपका ये आंसर सुनने के बाद। सोचना भी चाहिए सर्वज्ञ, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के लिए भी बहुत बुरे होते हैं। अच्छा है। अगला क्वेश्चन मेरा है मैडम आपके लॉ फर्म के क्या फ्यूचर गोल्स है? वेल मेरे फर्म का नाम डी फैक्टो लीगल सॉल्यूशन है, और हम सब मिलकर यही कोशिश करते हैं कि समाज के नीचे से नीचे जो स्तर है या जो इंसान है जिसे लीगल एड की ज़रूरत है और लीगल नॉलेज की ज़रूरत है, उसके तक हम पहुंच पाए। अब तक ये हम सिंगल हैंडेड कर रहे थे, अब हमने ये तय किया है कि अभी हम जो है एक एनजीओ बना रहे हैं, उसका प्रोसेस यानी काम चालू है हमारा। उसके थ्रू हम ऐसे लोगों तक अपनी हेल्प पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और साथ में ही एनिमल्स के लिए, जैसे कि डॉग्स, कैट, इनके लिए भी, गाय होती हैं, इनको जो ज़रूरत है, जैसे एक तरीके से हम हेल्पिंग हैंड पूरे समाज को हम देना चाह रहे हैं। लीगल इसमें हमने जो आज तक हमारे करियर में जो देखा है, जो केसेस देखी हैं, लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, उन सबको देखते हुए हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा हमारा एक व्यू हुआ। उसकी वजह से हमने अब ये एनजीओ वाला जो है स्टेप लिया है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं लास्ट से लास्ट इंसान तक शायद पहुँच पाऊँगी इस एनजीओ के थ्रू। उम्मीद करता हूँ मैम आप सबकी हेल्प कर पाएँ और आपका एनजीओ जो है ये सारे ही एनिमल्स को सर्विस दे पाए, उन्हें एक शेल्टर दे पाए, और जो बेघर है उन्हें एक घर मिल सके आपके ज़रिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने इंसाइटफुल आंसर्स हमारे इस इंटरव्यू में आज दिए हैं। मैं MGM 90.8 FM की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ मैं हूँ आपका अपना आरजे सर्वज्ञ, और आप सुन रहे हैं MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।